नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के प्रथम अध्याय वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और उससे पहले हम इसमें वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वैद्युत आवेश है वो किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या महसूस करता है। कोई भी पदार्थ है दोस्तों, जैसे मान लिया ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर जब तक आवेश नहीं होगा, इस पदार्थ पर जब तक आवेश नहीं होगा कोई भी, तब तक ये ना तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और ना वैद्युत क्षेत्र ना तो उत्पन्न कर सकता है और ना ही महसूस कर सकता है। ये जो वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो है धनावेश और दूसरा है ऋण आवेश। वैद्युत आवेश को ये जो दोनों नाम हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये एक साइंटिस्ट हुए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने इन दोनों आवेशों का नामकरण किया। अब इन दोनों आवेशों की क्या खासियत होती है कि ये जो दोनों जो आवेश हैं, धनावेश और ऋणावेश, जब इनकी प्रकृति विपरीत होती है, जब इनकी प्रकृति विपरीत होती है तब तो ये आकर्षण करते हैं, और जब इनकी प्रकृति समान होती है तब ये दोनों आवेश आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे मानो कोई दो धनावेश हैं या कोई दो ऋणावेश हैं, तो दोनों की प्रकृति एक समान हो गई। ये दोनों धन हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों ऋण हैं इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इनकी दोनों की प्रकृतियाँ क्या हैं? समान है। लेकिन यदि हम विपरीत प्रकृति की बात करें तो जैसे एक धन है और दूसरा ऋण है, एक ऋण और एक धन, दोनों जो आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। यहाँ आकर्षण होगा और यहाँ प्रतिकर्षण होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु के बारे में। तो एक जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ये इसका नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को Np से शो करें, प्रोटॉनों की संख्या को, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Ne से शो करें, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को Ne से और प्रोटॉनों की संख्या को Np से शो करें, तो हम ये देखते हैं कि एक जो एटम होता है उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हों, मतलब इसमें जो धनावेशित कण है वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, दोनों के नंबर एक दूसरे के समान हैं, तब तो ये एटम कैसा होता है? उदासीन। लेकिन यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये परमाणु धनावेशित हो जाएगा, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा हों
तो ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश एक वो कारक है कि आवेश एक वो कारक है, ठीक है ना, एक आवेश वो कारक है जिससे हमें ये मालूम चलता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है। यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो वो आवेशित है, और यदि किसी वस्तु पर आवेश नहीं है तो वो उदासीन है। जिस वस्तु पर आवेश नहीं होगा वो उदासीन होगी या निरावेशित होगी, जिस वस्तु पर आवेश होगा वो आवेशित होगी। अब वस्तुओं को आवेश प्रदान करने के कुछ विधियां हैं, उनका अध्ययन करेंगे हम अभी। अब बात करते हैं दोस्तों आवेशन की। तो आवेशन क्या है, चार्जिंग क्या है। कोई भी वस्तु है, मान लिया कोई उदासीन वस्तु है, और उस वस्तु को आवेश देने की जो प्रक्रिया है वही आवेशन है। यदि कोई निरावेशित वस्तु है, हमने उसको आवेश दे दिया, मान लिया ये कोई निरावेशित वस्तु है ए, और हमने इसको कोई भी चार्ज दे दिया, चाहे पॉजिटिव दे दिया चाहे नेगेटिव दे दिया, और ये जो प्रोसेस है वही क्या होगा, वही आवेशन होगा। अब वस्तुओं को ये जो आवेश दिया जाता है, ये जो आवेश प्रदान किया जाता है, इसकी 3 विधियां हैं। तीनों विधियों में एक विधि तो है घर्षण द्वारा आवेशन, एक विधि है घर्षण द्वारा आवेशन, या ये कह सकते हैं आवेशन की 3 प्रोसेस हैं। एक तो घर्षण, दूसरा है चालन या स्पर्श बोल सकते हैं, चालन या स्पर्श द्वारा, और तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण। अब घर्षण द्वारा सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, घर्षण विधि की बात करते हैं। तो घर्षण में क्या होता है कि एक, मान लिया ये कोई उदासीन वस्तु है, और ये भी कोई उदासीन वस्तु है, इन पे चार्ज नहीं है, ठीक है, इन दोनों वस्तुओं पर चार्ज नहीं है, और यदि हम इन दोनों को आपस में रगड़ें, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ा जाए, मान लिया ये इधर ऊपर की तरफ मूव कर रही है ये वस्तु, और बी वाली नीचे की तरफ, और हम इनको रगड़ रहे हैं, तो इनकी सरफेस पर जो एटम होंगे ये एटम्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। हमने ये मान लिया कि जो ए वाली जो वस्तु है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ए वाली वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और बी वाली ग्रहण करती है। तो यहाँ ए वाली वस्तु में जो एटम है, जो परमाणु है ए वाली वस्तु का, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, और बी वाली का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और बी वाली वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसलिए ए वाली जो वस्तु है वो धनावेशित हो जाएगी और बी वाली जो वस्तु है वो ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, इसलिए ये जो वस्तु है बी वाली वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और जो ए वाली वस्तु है वहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, किससे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से, इसलिए ये वाली जो वस्तु है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ये धनावेशित हो गई ए वाली, और बी वाली ऋणावेशित हो गई।
तो इस तरीके से दो वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं। कैसे? यदि हम दोनों को आपस में रगड़ें। अब दूसरी विधि की बात करते हैं, चालन विधि या स्पर्श विधि। ये जो चालन विधि है या स्पर्श विधि है, इसमें हम करते क्या हैं कि मान लिया ये कोई वस्तु है, ये किसी कुचालक स्टैंड पर रखी है, ठीक है। दूसरा उदाहरण है ये, इनको ऐसे भी शो कर सकते थे। ये मान लिया कोई ए वस्तु है और ये उदासीन है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और हमें इसको चार्ज देना है। तो क्या करेंगे हम इसके पास एक आवेशित वस्तु लेकर आएंगे। ये मान लिया पॉजिटिवली चार्ज वस्तु है और हमने वो पॉजिटिवली जो आवेशित वस्तु है उसको हम ये जो अनावेशित वस्तु है या निरावेशित जो वस्तु है इससे टच कराएंगे। टच कराने पे क्या होगा, इसका जो आवेश है आवेशित वस्तु का, वो इस ए वाली वस्तु की सरफेस पर फैल जाएगा और इस तरीके से इस ए वाली वस्तु पर वो ही आवेश आ जाएगा जो इस आवेशित वस्तु पर है। यदि आवेशित वस्तु पर धनावेश है तो ए वाली वस्तु पर भी धनावेश आ जाएगा। अगर आवेशित वस्तु पर ऋणावेश है तो इस निरावेशित वस्तु पर भी ऋणावेश आ जाएगा। इस तरीके से चालन विधि में क्या होता है भाई, कि चालन विधि में जो वस्तु आवेशित होती है और ये जो आवेशित वस्तु होती है, दोनों पे आवेश समान प्रकृति का होता है, ठीक है। लेकिन तीसरी जो विधि है प्रेरण विधि, इस विधि में क्या होता है कि ये मान लिया कोई अनावेशित वस्तु है, ये मान लिया ये कोई अनावेशित वस्तु है ए, और इसको हमें आवेशित करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मतलब संपर्क नहीं होता है। प्रेरण विधि में हम संपर्क नहीं कराते हैं। कोई आवेशित वस्तु है उसको ऐसे दूर रखते हैं इस तरीके से बिना स्पर्श के, ठीक है ना। यहाँ स्पर्श नहीं होता है और यहाँ स्पर्श होता है। तो ये जो प्रेरण विधि है इसमें क्या करते हैं कि जब हम अनावेशित वस्तु के पास कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं तो इस अनावेशित वस्तु का जो ऋणावेश है वो इस धनावेशित वस्तु के आवेश की तरफ आकर्षित होता है और ऐसे इसकी इस सतह पर इकट्ठा हो जाता है और शेष जो धनावेश है वो यहाँ हो जाता है कलेक्ट, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, इस इधर वाली सरफेस, ये सरफेस ऋणावेशित हो जाती है और इधर वाली धनावेशित। जब हम इसको यदि भूसंपर्कित कर देते हैं, यदि हम इसके इस वाले पृष्ठ को क्या कर दें, भूसंपर्कित कर दें, ये जो साइन है वो भूसंपर्कन का है, ठीक है ना, ग्राउंडेड का। ये जो साइन है वो ग्राउंडेड है, ठीक है, भूसंपर्कन का। तो इसका जो धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा और इस तरीके से जो आवेश, ये जो अनावेशित वस्तु है उस अनावेशित वस्तु पर केवल ऋणावेश ही रह जाता है। अब देखिए इधर हमने स्पर्श विधि में जब अनावेशित वस्तु को हम आवेशित कर रहे थे तो इस पर वो ही आवेश आया था जो आवेशित वस्तु पर था। लेकिन यहाँ क्या होता है प्रेरण विधि में कि ये जो ए वाली वस्तु है, जो अनावेशित वस्तु है, उस पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। तो प्रेरण विधि में तो जो वस्तु है वो विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है और इसमें समान प्रकृति के आवेश से
आवेशित होती है। धन्यवाद।